नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशुमन सिंह और आज मैं जिस टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ, जनरली मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट जब मुझे कोई ऐसा एक टॉपिक मिलता है जिसमें मुझे लगता है कि मुझे अपने विचार उसमें रखने चाहिए ताकि आप लोगों तक ये बात मेरी पहुँच सके, मैं बता सकूँ उसके बारे में, तो मैं ज़रूर वो टॉपिक पे कोई ना कोई वीडियो बनाता हूँ। जनरली नहीं बनाता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, अभी एक रीसेंट एक मूवी आई है, द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स जो मूवी है, उसको लेके मेरा टॉपिक है। मूवी एक्सेलेंट है, मैंने उसको देखा है, उसके अंदर जो पॉइंट हैं वो एकदम सही हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर ये मूवी है। कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ था 1990 जनवरी 1990 में, तो उससे रिलेटेड है एक्चुअली। मैं एक बात इसमें एडिशनल ये बोलना ज़रूर चाहूँगा कि जो मूवी में दिखाया गया है वो सिर्फ 5% है, 5% है। बिकॉज उसमें एक फैमिली के बारे में सिर्फ बताया गया है एंड और भी चीज़ें दिखाई गई हैं, लेकिन रियलिटी उससे कई गुना ज़्यादा है। रियलिटी की अगर मैं बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट रियलिटी विच इज़ लाइक मोर देन दैट। सो ये बेसिक चीज़ है। अच्छा, वो ये राइट्स जो जो चीज़ें हुई थी, नरसंहार हुआ था, वो किसको बेस बना के हुआ था, क्या हुआ था। और इसमें दो चीज़ें और हैं इस मूवी में, 370 के बारे में भी बोला गया है और साथ साथ कम्युनिस्ट के बारे में, लाइक जेएनयू का भी दिखाया गया है। तो जेएनयू के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो कम्युनिस्टों के बारे में डेफिनेटली बताऊंगा, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका क्या सोच है, क्या उनका मानना है चीज़ों को लेके। तो मैं उसको लेके ज़रूर आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूँगा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा आर्टिकल 370। अगर आर्टिकल 370 के, बट आर्टिकल 370 अभी ज़्यादा है नहीं, लाइक है ही नहीं, अभी ख़त्म हो चुका है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत ज़रूर बताऊंगा, बिकॉज अगर इसको समझना है तो 370 को ज़रूर समझना होगा। लाइक अगर नरसंहार हुआ था वहाँ पे, तो 370 बेस है उसका, उसको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। 370 का बेसिक ये टॉपिक था कि जब भी 370 इंडिया के साथ, इंडियन गवर्नमेंट ने जब उसको लगाया था 370, उसके साथ कश्मीर के साथ जब ऐड हुआ था, और ये जब कश्मीर भारत का अंग नहीं था, बहुत शॉर्ट शब्दों में आपको बताऊंगा। जब भारत आज़ाद हुआ था तो कश्मीर के जो महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था कि हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे, ना ही हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, हम सेपरेट रहेंगे, बिल्कुल एक अलग मुल्क रहेंगे। किसी ने फोर्स नहीं किया, सबने समझाया। वो जब नहीं माने, भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने के बाद में, लगभग नवंबर, अक्टूबर नवंबर की बात थी, पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना हम कश्मीर पे कब्जा कर लें। कब्जा करने के लिए उन्होंने वहाँ पे सेना को भेजा, और भेस बदल के, लाइक कश्मीर में जो एक लाइक जैसे अपने यहाँ एक सिटीजन्स लोग, नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे वहाँ पे कबायली लोग बोलते हैं। कबायली इज़ लाइक नॉर्मल सिटीजन वहाँ पे कश्मीर में एक वर्ड। तो उसकी शक्ल में, क्योंकि पहाड़ पे रहने वाले लोग, ट्राइबल्स कह लो या कुछ भी, ट्राइबल्स तो नहीं है लेकिन पहाड़ पे रहने वाले लोग, तो उनको कबायली जनरली बोलते हैं। एक उनकी कौम हो गई। जैसे हमारी एक सर्टेन एक एरिया में, एक लाइक कोई भी सर्टेन एरिया में ब्राह्मणों के 70 गाँव है, तो ब्राह्मणों का क्षेत्र है, एरिया, सो दैट कबायली उनके यहाँ इस तरीके से बोलते हैं। तो उसकी शक्ल में आए और उन्होंने हमला कर दिया कश्मीर पे, जिस पे कश्मीर के महाराजा ने कहा इंडिया से कि आप हमें सपोर्ट करिए, सेना की मदद करिए। तो जिस पे डिटेल में एक दिन मैं टॉपिक जरूर बनाऊंगा इस पे कि क्या हुआ था, किस तरीके से उनको लाइक सपोर्ट लिया गया था, क्या चीज़ें थी। तो एक अंगीकार पत्र था जिसको साइन किया गया था। अंगीकार पत्र जो होता है, जो एक लेटर होता है जिस पे साइन करके दिया जाता है कि हाँ, हम अब इंडिया के साथ हैं जिसको अंगीकार पत्र बोलते हैं। तो अंगीकार पत्र में ये लिखा गया था कि यातायात, चार चीज़ों के लिए था: यातायात सुरक्षा, और यातायात सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों, इसमें यातायात भी है और आपका कम्युनिकेशन है और एजुकेशन है। ये चार चीज़ों को लेके बोला गया था कि इंडिया इस पर प्रॉपर फोकस रखेगा। ये चीज़ें नॉर्मल इनिशियल स्टेज पे डिस्कशन हुई थी। होने के बाद में देन कांग्रेस गवर्नमेंट ने वहाँ पे 370 का अप्लाई करा दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि शेख अब्दुल्ला जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना था, जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कश्मीर का शेख अब्दुल्ला था, उनके कहने पे वहाँ पे आर्टिकल 370 ऐड किया। और ऐड उस आर्टिकल 370 में क्या था? आर्टिकल 370 में ये था कि यदि कोई लड़की, मैं आप इस चीज़ को क्लियर कर दीजिए कि यदि कोई लड़की कश्मीर से अलग हटके या किसी लड़के के साथ शादी करती है
तो उसका किसी भी तरीके से कश्मीर में कोई वजूद नहीं रहेगा। चाहे उसकी कोई प्रॉपर्टी जो कुछ भी हो, वो उसकी कुछ भी नहीं रहेगी। और इट इज़ रिलेटेड टू लड़के का, अगर कोई लड़का कोई बाहरी इंसान, बाहरी कोई कश्मीर के अलावा किसी और से शादी करेगा, किसी अदर कम्युनिटी से आउट ऑफ इंडिया, तो उसको भी वहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा। निष्कासित इन द सेंस, लाइक मैं बहुत बेसिक रूल में बता रहा हूँ आपको, कि वो वहाँ का पार्ट नहीं रहेगा अगर वहाँ कश्मीर से हट गया। इसमें कुछ भी, लाइक वोट भी अगर उसका आउट ऑफ द कश्मीर बन गया है, लाइक JNK आउट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर बन गया है, तो फिर वो वहाँ का हिस्सा है ही नहीं। और ये बेसिक चीज़ें थी। यही रूल की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाए, और आप वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, कोई वहाँ पे ज़मीन खरीद नहीं सकता था। लाइक बड़े बड़े कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं, क्योंकि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है तो वहीं पे डेवलपमेंट कहीं ना कहीं होता है। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें थी। इसी को बेस बना के वहाँ पे JKLF एक ऑर्गेनाइजेशन थी, लाइक आतंकवादी संगठन था, जिसका फुल फॉर्म है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फंड। सो JKLF उसको बोलते हैं, और ये बेसिकली, इसको हम हुर्रियत कई लोग बोलते हैं, कुछ लोग अलगाववादी बोलते हैं। सो हुर्रियत इज़ बेसिकली लाइक उनको एक सेपरेट चीज़, सेपरेटिस्ट, बिल्कुल अलग उनको रहना है। तो पाकिस्तान के समर्थन से उन्होंने यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, और पाकिस्तान वालों ने उनसे ये कहा कि अगर कश्मीर में अगर हिंदुओं की जनसंख्या जितनी ज़्यादा रहेगी, उससे आपको फ़ायदा, बिकॉज इंडिया में तो सीधा वोटिंग सिस्टम है कि लाइक जनता की सरकार बनती है, और वोट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे अगर जनता की सरकार बन गई और सपोज़ किसी अदर की गवर्नमेंट बन गई यहाँ पे, जो लाइक फिर उसके बाद में फिर इनके लाइक आतंकवादियों पर शक्ति आ सकती, तो उनका साफ कहना था कि इनके वोट ही ख़त्म कर दो, इनको हटा दो यहाँ से। तो ये लगभग 1990 की बात है, 1990, 19 जनवरी 1990 की बात है, 90 की, जब कश्मीर की सभी मस्जिदों से एक आवाज़ आई कि जितने भी यहाँ पे कश्मीरी पंडित रहते हैं उनके ऊपर अटैक करो, उनको बाहर करो, यहाँ से निकालो, या तो उनको कन्वर्ट करो, या उनको निकाल दो, या उनको मार दो। तीन चीज़ें थी उनकी, या तो उनको कन्वर्ट करो, या निकाल दो, या मार दो। ये तीन चीज़ें थी। पाकिस्तान पूरा समर्थन कर रहा था, जितने भी आतंकवादी थे उनको ट्रेनिंग देता था, सब कुछ था, ये सारी चीज़ें थी। तो बहुत हद तक वहाँ पे सब लोगों के साथ कन्वर्जन हुआ, कई लोग डर की वजह से कन्वर्ट हो गए, कई लोग वहाँ छोड़ के चले गए, छोड़ के वही लोग गए जिनकी फैमिली मार दिए गए, लोग मार दिए गए तो डर से भाग गए। ये था। भागे कहाँ, लाइक जम्मू चले गए, जम्मू के बाद में कई लोग दिल्ली आ गए, दिल्ली आने के बाद उनका वोटिंग सिस्टम दिल्ली से आ गया, दिल्ली बन गया, तो इसके बाद, और चूंकि आर्टिकल 370 था तो वो लोग कभी वापस जा ही नहीं पाए। जब सिचुएशन नॉर्मल होने की कोशिश हुई तो वो कभी वापस जा ही नहीं पाए, और इसकी काफ़ी हद तक डिमांड चलती रही, लेकिन कभी गवर्नमेंट ने कभी किसी की डिमांड सुनी नहीं, कभी इग्नोर किया। ये सब चीज़ें बेसिक इनमें हैं। अच्छा, ये होता क्यों है ये सारी चीज़ें? देश में ये सब उथल पुथल कब होता है? जब कोई एक कमज़ोर गवर्नमेंट बनती है। कमज़ोर गवर्नमेंट कब बनती है? जब जनता कोई सरकार चुनती है और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आती है। मेरा ऐसा मानना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार ना आना एक कमज़ोर गवर्नमेंट होती है। लाइक वो अपने डिसीजंस प्रॉपर नहीं ले सकती है। अब अगर मैं इस पर प्रॉपर चर्चा करना चाहूँ, कि जब तक कांग्रेस की भी गवर्नमेंट थी, पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार थी, इंदिरा गांधी कहो चाहे राजीव गांधी कहो, बिकॉज ये सारी चीज़ें स्टार्ट राजीव गांधी की गवर्नमेंट में हो चुकी थी, लेकिन फिर भी तब तक एक हैंडल किया जा सकता था। सो इंदिरा गांधी ने भी इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया, कभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई जहाँ पे थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट आई। देखो, मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस पे अपना विचार जरूर रखना चाहता हूँ, जहाँ पे थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट आई, जहाँ पे मिली जुली सरकार आई। अब जब 1990 में ये हुआ था, उस समय गवर्नमेंट थी, भारत में सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की, जनता पार्टी की सरकार थी, जिस पे बाहरी समर्थन, बहुत लोगों का समर्थन था, कम्युनिस्ट लोगों का समर्थन था। उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनकी बेटी रुबिया सईद, जिसका अपहरण कर लिया गया था आतंकवादियों ने, और उनको काफ़ी क्लोज माना जाता है। मुफ्ती मोहम्मद सईद को आतंकवादियों के बड़ा, लाइक JKLF, ये इन सब नेताओं के बड़ा क्लोज माना जाता। तो उनका जब किडनैप हो गई थी उनकी बेटी रुबिया सईद, तो फिर कुछ आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था भारत सरकार को, और झुकना पड़ा था, तब जाके उसको वापस लेके आए थे रुबिया सईद को, महबूबा मुफ्ती की बहन, छोटी बहन। तो ये था। तो उस टाइम पर जो जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर थे, वो थे 18 जनवरी 1990 तक जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे फारूक अब्दुल्ला साहब। और उनके 18 जनवरी 1990 को उन्होंने रिजाइन दिया, और 19 जनवरी 1990 को ये सारे कांड हुए थे, वहाँ पे नरसंहार हुआ था।
जिसको लेके ये मूवी बनी है, जो कि बहुत अच्छी मूवी है, हम सभी को देखना चाहिए और प्रॉपर चीज़ें समझना चाहिए। अभी सिचुएशन इस चीज़ की डिमांड क्यों बढ़ गई है, क्योंकि आर्टिकल 370 भारत की सरकार ने इसको हटा दिया है। आर्टिकल 370 को 370 के हटने के बाद में वहाँ पे एक नई उम्मीद जगी है कि वहाँ पे फिर से नए सिरे से वहाँ पे ये कश्मीरी पंडितों को बसाया जाएगा, ताकि वहाँ पे चीज़ें और सामान हो सकें, सामान इन द सेंस लाइक जो भी कश्मीर से बाहर गए हुए हैं, बिकॉज आर्टिकल 370 रहा नहीं है, तो अब उनको ईजिली उनको वहाँ पे रखा जा सकता है, भेजा जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट को लेके कि जहाँ पे मैंने एक बात टॉपिक रखा, जहाँ पे भी कमज़ोर गवर्नमेंट होती है कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का जो भी नरसंहार हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने 1% कोई डिसीजन, कुछ अच्छा डिसीजन नहीं लिया था। उनके डिसीजन ना लेने की वजह से यहाँ पे इतना बड़ा ये नरसंहार हुआ, लोग अपना घर छोड़ छोड़ के भागे, और जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता, लाइक बहुत मीडिया उसके बारे में कोई दिखाना नहीं चाहता है। और बिकॉज उनको लगता है कि इसके बारे में दिखाने के, उनको ऐसा लगता है दिस इज़ नॉट द टॉपिक, और जिसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और उन पे ज़्यादातर जो सपोर्टिव मीडियाज़ कौन है, लेफ्टिस्ट मीडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द कम्युनिस्ट रिलेटेड मीडिया। सो मैंने कम्युनिस्टों का टॉपिक इसमें क्यों डाला था, बिकॉज जो मीडिया हाउसेस हैं और जो इंस्टीट्यूशन संस्थान हैं जो कम्युनिस्टों का समर्थन करते हैं, अच्छी बात है, कम्युनिस्टों का समर्थन करना एक बहुत अच्छी बात है। लाइक कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी की अगर बात करूँ तो बहुत अच्छी आइडियोलॉजी है, लेकिन जो करंट सिचुएशन में जो कम्युनिस्ट हैं उनकी आइडियोलॉजी का कुछ अता पता नहीं है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे मैं जेएनयू संस्थान के बारे में भी बात करूँगा, बिकॉज पिक्चर में जेएनयू के बारे में भी बताया गया है, जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है। तो मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि आज की कम्युनिस्टों की जितनी भी राजनीति है वो जेएनयू तक सीमित रह चुकी है, बिकॉज कम्युनिस्टों को पूरे भारत में नकार दिया गया है। एक कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट आपकी कहीं गवर्नमेंट नहीं मिलेगी आपको। केरला में लास्ट इनकी गवर्नमेंट थी आपकी, यहाँ पश्चिम बंगाल में, जिनको ममता बनर्जी ने बिल्कुल हटा के फेंक दिया। केरला में रही, तो केरला में उतना ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, तो उतना ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बात एजुकेशन का, बात ये कि कम्युनिस्टों को बिल्कुल नकार दिया है। कम्युनिस्टों की बहुत, अगर मैं बताऊं, देश दो बड़े देश हैं जिनमें कम्युनिस्टों की सबसे बड़ी बड़ी गवर्नमेंट है, एक रसिया है और एक चाइना है। अच्छा, इनका जो मोटो होता है साम्यवाद, साम्राज्यवाद, इन सब चीज़ों से बिल्कुल इनका जो है, ये कहते हैं कि हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, बिकॉज़ ये लेनिन और मार्क्सवादी हैं, मार्क्सिस्ट को फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल सही है, इनको फॉलो करना चाहिए और बहुत अच्छी बात है। ये इनकी जो आइडियोलॉजी, जो इनकी बुक्स हैं, पढ़ो, कभी पढ़ने पे ऐसा लगता है कि हाँ, इनकी चीज़ों में दम है, नो डाउट। लेकिन ये इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी उस टाइम पे लिखी थी या शेयर की थी जिस समय वाकई में देश विदेश जहाँ भी कहो इनकी ज़रूरत थी। लाइक जमींदारी प्रथा चलती थी उस समय पे, बड़े बड़े लोग जमींदार लोग थे, और वो लोग कहीं ना कहीं शोषण करते, उनके पास ज़मीनों का सबसे बड़ा हिस्सा हुआ करता था और गरीब लोगों के पास कुछ नहीं हुआ करता था। सरकारें उन्हीं बेसिस, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलती थी, चुनाव भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होते थे लोगों में, या होते भी नहीं थे जहाँ पे भी ऐसा होता था। तो तब तक तो ठीक था, लेकिन जब कम्युनिस्ट आ गए उसके बाद, आने के बाद में उनके साथ रूल एंड रेगुलेशंस कुछ उनके बने, फिर भारत सरकारों ने सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया उनके लिए। तो आज की अगर सिचुएशन की बात करूं तो आजकल, आज की डेट पे 90% नॉर्मल है। 90% हर चीज़, सबका एक नियम कायदा कानून है, संविधान बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सभी फॉलो करते हैं, नियम कायदे कानून के हिसाब से कानून चलता है। अगर बात कहो कि किसी की आवाज़ दबती है, तो आवाज़ आज की डेट पे किसी की नहीं दबती है, सभी लोग बोल पाते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हैं। हर तरीके का सोशल मीडिया है, नॉर्मल है। अब जैसे मैं ही अगर आपसे कोई बात कर रहा हूँ, कि मैं कोई बात रख रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि मैं किसी मीडिया या का जो कोई फोरम है उसके थ्रू मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, उसके थ्रू, मीडिया फोरम के थ्रू बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधा अपने मोबाइल से उठा के एक वीडियो बनाया और मैंने पोस्ट कर दिया, अपनी बात रख दी, और जितने लोग देखेंगे तो उसको देखेंगे, नहीं देखेंगे तो एटलीस्ट मैंने अपनी बात रख दी, जो बात रखी हुई है, और ज़रूर देखेंगे। अगर मैं सोशल मीडिया में डालूंगा, एटलीस्ट मेरे फ्रेंड्स तो देखेंगे देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज की अगर बात करूँ तो वो पुरानी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी आइडियोलॉजी की बात करूँ, एक मेरे पास बहुत बेसिक है टॉपिक, बिकॉज बेसिकली मेरा कानपुर से बड़ा लगाव है। और मैं अगर कानपुर की बात करूँ, कानपुर में एक मिल हुआ करती थी, बहुत पुरानी मिल हुआ करती थी, लाल इमली कॉलोनी वगैरह उस एरिया में एक मिल हुआ करती थी, कपड़े की मिल। उस मिल में बहुत लोग काम करते थे, बहुत लोग काम करते थे, और
कानपुर में अगर आज की डेट की मैं बात करूँ, करंट सिचुएशन में कोई एक पर्टिकुलर रोज़गार का साधन नहीं है, लेकिन उस समय एक रोज़गार का साधन हुआ करता था। उस समय रोज़गार का साधन हुआ करता था, और रोज़गार का साधन हुआ करता था क्योंकि वो मिल हुआ करती थी, लोग आते थे वहाँ पे काम करते थे। वो मिल आप लोगों को जानना चाहिए वो मिल क्यों बर्बाद हुई। ये एक जानने वाला टॉपिक है कि वो चीज़ बर्बाद हुई तो हुई कैसे। और देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई इंडस्ट्री कब ख़राब होती है, घाटा उसमें कब आता है, जब उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और इन्वेस्टमेंट और आपकी सेल कम हो। लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं उसमें, उसमें सब कुछ था प्रॉपर, उसमें चीज़ें बनती थी। बट वहाँ की जो लेबर जो काम करती थी, अगर वो काम ही करना बंद कर दे तो कहीं ना कहीं लोगों के पास में पूरी तरीके से सामान नहीं पहुँचेगा, बिकेगा नहीं सामान, तो वो चीज़ें बंद हो जाएंगी। अगर मैं उस मिल की बात करूँ, कानपुर की मिल की बात करूँ, कपड़ा मिल की बात करूँ, तो वो मिल क्यों बंद हुई और किस वजह से बंद हुई, क्योंकि उससे पहले कभी वो बहुत अच्छी तरीके से चलती थी, बहुत परिवारों की रोजी रोटी उससे जुड़ी हुई थी कहीं ना कहीं कानपुर की। लेकिन इस सब छोटे मोटे जो गंदे से डिसीजंस थे उनकी वजह से, जब ये विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी और उस टाइम पे, उसी के टाइम पे कानपुर में जो सांसद बनी थी सुभाषनी अली, आपको मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। सुभाषनी अली कैप्टन विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी हैं, और कैप्टन विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, बिकॉज वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं। और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सामने चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन वो हार गई थी राष्ट्रपति का। और वो आज़ाद हिंद फौज में डॉक्टर थी और कैप्टन की पोस्ट पे थी, और एक बहुत अच्छे ओहदे में थी। लेकिन वो बाद में उनका कम्युनिस्टों का लाइक, तब वाकई में ज़रूरत थी कम्युनिस्टों की। मैं अगर बोलूँ कि बहुत लोग नेता लोग कम्युनिस्टों को ज्वाइन कर रहे थे, कम्युनिस्ट को पार्टी को ज्वाइन कर रहे थे, तो ज्वाइन करने की ज़रूरत भी थी उस टाइम पे। तो जब सुभाषनी अली सांसद बनी है कानपुर की, तो उन्होंने धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। हफ्ते में 2 बार, 3 दिन, 4 दिन मिल बंद है, 15-15 दिन महीने में बंद है। अगर मिल तो बंद है तो मजदूर खाएगा क्या, उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो खाएगा क्या। भाई मिल में भी सरकार अगर पैसा अगर दे भी रही है तो तभी दे रही है जब उससे कुछ ना कुछ उसको आउटकम मिल रहा है। लाइक अगर सामान बिक रहा है तो दे रही है, बिक तब रहा है सामान जब बन रहा है, और बनेगा तब जब वहाँ पे मिल में लेबर काम करेगी। लेबर शब्द नहीं कहूँगा, कारीगर की बात करूँ, कारीगर काम करेंगे। अब जब कारीगर काम नहीं करेंगे तो सरकार क्या उनको दे पाएगी, लाइक उस मिल से उनको क्या मिलेगा। लोगों की रोजी रोटी चली गई कहीं ना कहीं उससे। आज की डेट पे इतनी अच्छी खासी जगह है, आज भी मैं अभी रिसेंट कुछ 2 महीने पहले उस एरिया से निकला था, और मैंने देखा कि आज भी बहुत अच्छी जगह प्रॉपर रेड कलर की वो कलर में वो पूरी तरीके से बनी हुई एक मिल है आज की डेट पे भी। और मतलब बहुत कुछ चीज़ें, और जिसका कहीं ना कहीं पूरा श्रेय जाता है बंद कराने में सुभाषनी अली जी का। अब बंद कराने में अगर उनका श्रेय जाता तो उन घरों की रोजी रोटियों का क्या, जिनकी नौकरियां चली गई उसकी वजह से। और क्यों चलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस धरना प्रदर्शन। अच्छा, कम्युनिस्टों की मैं बात कर रहा था कि कम्युनिस्टों की आइडियोलॉजी क्या है। इनिशियल स्टेज पे इनकी आइडियोलॉजी का मार्क्सिस्ट की थी, लेनिन की थी। क्योंकि आज की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी आइडियोलॉजी की कोई ज़रूरत है समाज को। बिल्कुल ज़रूरत है, उसको याद रखो, उसको फॉलो करो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं समाज में आज की डेट में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत हद तक समाज चेंज हो चुका है। एक समाज बहुत एक लेवल पे चेंज हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ की ज़रूरत है। तो अब इस चीज़ की जब समाज को ज़रूरत है नहीं, तो आप किसको फॉलो करोगे। तो कम्युनिस्टों को कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, उनकी राजनीति कहाँ तक सीमित रह गई है, जेएनयू तक, जेएनयू तक सीमित रह गई है। तो अब वो उन मुद्दों पे समर्थन करते हैं जिन मुद्दों के खिलाफ लोग होते हैं, जनता जिनके खिलाफ होती है, सरकार जिनके खिलाफ होती है। अब कौन सा मुद्दा, लाइक अभी रिसेंट में कन्हैया कुमार, रिसेंट जो 4-5 साल पहले जो केस हुआ था, 5-6 साल पहले कन्हैया कुमार के साथ में, वो जब जेएनयू का प्रेसिडेंट था उस टाइम पे नारेबाजी हुई थी, उसका समर्थन करना। नारेबाजी का समर्थन करना इज़ नॉट ए लाइक बोलने की आज़ादी, बोलिए आप, लेकिन नारेबाजी आप किस दिन लगा रहे हैं। 9 फरवरी को, 9 फरवरी को क्या था, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा 9 फरवरी को क्या था। 9 फरवरी को कोई संविधान से रिलेटेड कोई दिवस नहीं था, ना ही कोई राष्ट्रीय पर्व था, ना कुछ था। क्योंकि उस दिन अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, और अफजल गुरु को फांसी देना दिया गया था। और उस पर अगर कोई अपनी बात रख रहा है, बात रखना इज़ लाइक कि उस पर ये कहे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो कौन है कातिल उसके, आप ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसने उसे फांसी दी थी। हम लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है बहुत अच्छी न्यायपालिका है,
विश्व में न्यायपालिका ऐसी कहीं नहीं है। हमारे यहाँ का संविधान, विश्व में ऐसा संविधान कहीं नहीं है और बिल्कुल सही भी है। तो हमारे यहाँ की न्यायपालिका ने अगर उसको फांसी की सज़ा दी है, जिस पर उसको फांसी हुई है, अगर उस पर कोई प्रोटेस्ट करे तो वो ठीक है क्या? नहीं ठीक है। जिसका पूरा पुरजोर समर्थन कौन करते हैं? कम्युनिस्ट लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी राजनीति चमकानी है, कहीं ना कहीं राजनीति चमकानी है। तो ये राजनीति चमकाने वाला काम आज की डेट पे कम्युनिस्टों का हो चुका है, बिकॉज उनकी कोई आज की डेट पे इनकी आइडियोलॉजी है ही नहीं। ये लेनिन की बात की को के नाम को फॉलो कर रहे हैं कि हाँ हम मार्क्सिस्ट हैं। ओके, मार्क्सिस्ट हैं, चलो ये मान लेते हैं। मार्क्सिस्ट साम्राज्यवादी के खिलाफ हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि साम्राज्यवाद के बिल्कुल खिलाफ है, सामंतवाद के खिलाफ हैं। क्योंकि कन्हैया कुमार का एक डायलॉग था, सामंतवाद से आज़ादी, लाइक साम्यवाद से आज़ादी। ठीक है, चाइना में क्या है, रसिया में क्या है? रसिया भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वहाँ पे क्या है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। लेकिन एक ही वहाँ पे कहाँ से चुनाव क्यों नहीं होते हैं? वहाँ पे चुनाव तो होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते चुनाव? जब तक जनता जहाँ पे किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती है, जनता की सरकार नहीं होती, जनतंत्र नहीं होता, वहाँ पे कभी कभी अच्छा नहीं हो सकता। भारत में जनता की सरकार, उनका एक संविधान फॉलो होता है, तो वहाँ पे सब कुछ ठीक है। कब से वहाँ पे चुनाव होते हैं? वहाँ पे चाइना में तो कोई चुनाव नहीं होते। वहाँ पे एक फाइनल कर लिया था, कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है और ये यही हेड ऑफ द स्टेट है। सेम विद रसिया एज वेल। ओके, अगर मैं बात करूं, और हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट चाइना को फॉलो करते हैं, रसिया को फॉलो करें ना करें, बट चाइना को ज़रूर फॉलो करते हैं। चाइना को मैं अगर फॉलो करने की बात करूं तो चाइना को किस रीजन से फॉलो करना? लाइक 1962 का अगर वॉर है तो आप कम्युनिस्ट लीडर्स के आप कहीं ना कहीं आप निकाल लीजिए, निकाल के देख लीजिए, आप सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। कम्युनिस्ट लीडर्स की आप जो उस टाइम के जो भाषण थे, उन्होंने जो अपने स्टेटमेंट दिए थे, उन्होंने चाइना का समर्थन किया था 1962 के वॉर में, और ये भी बोला था कि चाइना ने वॉर नहीं स्टार्ट किया, वॉर इंडिया ने स्टार्ट किया। जबकि पूरे वर्ल्ड को पता है कि चाइना ने वॉर स्टार्ट किया था। चाइना ने कब्जा करने की कोशिश की थी, क्योंकि उनको उनकी नीति आज की डेट पे साम्राज्यवाद की नीति है। वो भले ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन साम्राज्यवाद की नीति है। ओके, ये एक टॉपिक हो गया। भारत में जो फैला हुआ माओवाद क्या है, आप लोगों को मैं बता दूं माओवाद क्या है। माओवाद क्या होता है? दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कम्युनिस्ट। बहुत लोगों को नहीं पता, माओवादी उग्रवादी होते हैं, माओवादी ये होते हैं। नहीं, माओवादी, पहले बेसिक चीज़ समझो, माओवादी है क्या? माओ क्या है? माओ जो है, चाइना के फर्स्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो उनको फॉलो करने वाले माओवादी बोले जाते हैं। तो आपको लगता है ये माओवादी जो नक्सल लोग हैं, जो माओवादी को फॉलो करते हैं, इनको माओवादी बोला जाता है, क्या वो लोग सही हैं? वो लोग किसी और के देश के प्रेसिडेंट को फॉलो करते हैं, और जो रहा है प्रेसिडेंट उसको फॉलो करते हैं, और उस पे यहाँ पे मार काट करते हैं। ये सब क्या लगता है कि हमें हमारे देश में कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट को फॉलो करो, यहाँ पे नरसंहार करे? आए दिन सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, मारे जाते नहीं, शहीद हो जाते हैं, और उनके ऊपर गोलियां चलती हैं। कौन? क्योंकि वो माओ को फॉलो करते हैं, माओवादी हैं। वो पूरा चाइना समर्थित हैं, पूरा चाइना को फॉलो करते हैं। कभी किसी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने या कभी किसी कम्युनिस्ट नेता ने माओवादियों के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया है कि माओवादियों को मैं समर्थन नहीं करता हूँ? नहीं, क्योंकि फ्रंट पे कुछ बोलेंगे नहीं, और बैक डोर से जाके पूरा समर्थन करते हैं, उनके लिए फंडिंग इकट्ठा करते हैं। माओवादियों को हथियार कहाँ से आते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं? यही सब लोग इनको पैसे देते हैं। तो मेरा ये कहना था, कम्युनिस्टों का अभी आइडियोलॉजी ख़त्म हो चुकी है उनकी, कि उनको बोलना क्या है। वो हर मुद्दे में खड़े हो जाते हैं, उनको मुद्दे के बारे में भी नहीं पता। लाइक अभी इफ़ आई टॉक अबाउट द सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताऊंगा, वहाँ पे कम्युनिस्ट लोग कूदे पड़े थे, जबकि उन्हें यही नहीं पता कि सीए क्या है। सीए कुछ नहीं था, सीए जस्ट एक इतना था कि जितने भी भारत से कटे हुए देश थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों के जो उनकी देश की जो माइनॉरिटीज़ हैं, उन अभी इंडिया में सिटीजन लेने का एक रूल है कि 10 साल तक आप इंडिया में रह के आप सिटीजन अप्लाई कर सकते हो। बट उन देशों की माइनॉरिटी, जो वहाँ के बुद्धिस्ट हैं, वहाँ के जैन हैं, वहाँ के पारसी हैं, वहाँ के हिंदूज़ हैं, उनके लिए सिर्फ 4 साल का एक होता ना छूट देने वाली माहौल था, कि 10 साल की जगह 6 साल कर दिया गया था। बस एक इतना था। ना ही तो कोई किसी भारत के मुसलमान से वो रिलेटेड था, बट कम्युनिस्ट उसको फॉलो कर रहे थे, कम्युनिस्ट प्रॉपर समर्थन कर रहे थे उस चीज़ का। ये सब चीज़ें, तो पहले तो इनकी आइडियोलॉजी फिक्स नहीं है। इनको समझना चाहिए कि इनकी आइडियोलॉजी एक्चुअली है क्या।
ये कश्मीर मुद्दे को ऊपर उठा के लाते हैं, कश्मीरियों के समर्थन में, कश्मीरियों के, अगर कश्मीर पे आप बात करोगे तो कश्मीर पे मुसलमानों पे आप क्यों बात करोगे? यू नीड टू बी टॉक अबाउट द कश्मीरीज हिंदू एज वेल, बिकॉज कश्मीरी हिंदुओं के बारे में अगर आप बात ना करो, आप एक आदमी के बारे में बात कर रहे हो। कश्मीर एक जस्ट एक पर्टिकुलर एक चीज़ है, एक एक लाइक हमारे लिए कश्मीर एक स्टेट है जो भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। अगर आप एक इंसान के बारे में बात करो, उसके हाफ बॉडी के बारे में बात करो, हाफ बॉडी के बारे में आप बात नहीं कर रहे हो, तो गलत है। अगर चोट लगी तो दोनों को लगी है, लाइक इंसान को चोट लगी है, उसकी एक हाथ में चोट लगी है, तो आप इंसान के बारे में बात करो यार, कश्मीरियत पे बात करोगे। लेकिन नहीं, वो कश्मीरी हिंदू पे, कश्मीरी पंडितों पे एक भी सिंगल कोई टॉपिक हो जिस पे उन्होंने कभी आज तक कोई स्टेटमेंट दिया है कि, या कोई कंडम किया कश्मीरी पंडितों पे, ये सब कुछ हो चुका, उनके ऊपर नरसंहार हुआ, हम इस चीज़ का कंडम करते हैं, कोई एक वीडियो नहीं। लेकिन आज बुरहान वानी के बारे में उनको बातें करने में बहुत अच्छा लगता है, जिसको मिलिटेंट घोषित किया था और कहीं ना कहीं बहुत ऊपर लेवल का भारतीय सेना के लोगों को मारता था, लाइक बेजुबान लोगों को मारता था, जिनकी लाइक मैं क्या बोलूँ कि उनको मारता था जिनका कोई दोष नहीं था कश्मीर में। लेकिन उसके बारे में सब लोग बात करेंगे, जितने भी कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट समर्थक हैं, सब बात करेंगे। कम्युनिस्ट एक बुरी चीज़ नहीं है, फॉलो करो, हमें उसको पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक उनकी आइडियोलॉजी हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हमें जातिवादी फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें साम्राज्यवादी बनना नहीं चाहिए, हमें एक समाज के सुधारक के तौर पे कम्युनिस्टों की जो आइडियोलॉजी है, अगर उनकी बुक्स आप पढ़ोगे तो आपको बहुत चीज़ें आपको पता चलेंगी कि हमें जीवन में हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। हमें वो चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन फॉलो करने के लिए है ही नहीं कुछ। बिकॉज अगर हम उस चीज़ को फॉलो, खुद पढ़ के फॉलो कर लेंगे तो हमारी लाइफ एकदम सक्सेस है। बिकॉज आज की डेट पे कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो आपकी आवाज़ दबा दे। अगर मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई आवाज़ दबा सकता है। तो ये जितनी नारेबाजी हो गई यहाँ पे, कश्मीर लाइक आज़ादी आज़ादी आज़ादी, आज़ादी मिल गई है 15 अगस्त को, अभी नहीं चाहिए आज़ादी। अच्छा ठीक है, अगर आज़ादी मिल गई है तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि अगर आप आज़ादी रहना चाहते थे तो पाकिस्तान ने ऐसा क्यों आपके साथ हश्र किया था? कबायली बन के उनके सैनिक आपके ऊपर टूट पड़े थे, टूटने के बाद में आपके ऊपर कब्जा कर लिया था। आज जो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो उन्होंने आज तक कब्जा किया हुआ है, तो आप उनसे क्यों नहीं आज़ादी मांगते हो? भारत ने तो नहीं कहा था कि आप हमारे पास आ जाओ, हमने आपसे कहा था कि आप हमारे पास आइए, आपने कहा था हम नहीं आएंगे, हम सेपरेट रहेंगे। बिल्कुल सेपरेट रहने के बाद भारत ने आपको कभी कोई परेशान नहीं किया। लेकिन जब आपको हमारी ज़रूरत पड़ी, आप हमारे पास आए, आने के बाद हम लोगों में डिस्कशन हुआ, हम लोग सही साथ से रहने लगे, आपकी हमने सुरक्षा की, सुरक्षा करने के बाद में आप हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा बन रहे हो, आपके बड़े बड़े जो है लोग मंत्री बन रहे हैं, विधायक मंत्री बन रहे हैं हमारे यहाँ। लाइक हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे क्या, वो आपके भी हैं इंस्टीट्यूशन में, आप पढ़ते हो आके, जेएनयू में आप लोग पढ़ने जाते हो, आपकी कितनी फ्री सुविधा है वहाँ पे, कितना सस्ते में आपकी जो पढ़ाई होती है। भारत के अदर इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो, आप जॉब लेते हो जाके, सब कुछ है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370 वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप नहीं हो सकती थी। अब विकास किस वजह से होता है? जब वहाँ पे इंडस्ट्री आएगी, लेकिन आप उसके खिलाफ हो, आप वहाँ पे उसको सेटअप नहीं होने दोगे। भाई जस्ट एक यूपी का हूँ, अगर मैं कहीं कल को मुंबई में जॉब करता हूँ, अगर मुझे कोई जॉब यूपी मिल जाती है, देन वाई शुड आई गो टू मुंबई, या वाई शुड आई गो टू कोलकाता और सम अदर प्लेस? सो सिंपल थिंग इज, वहाँ पे विकास करना चाहती हैं, लेकिन वहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ 370 रूल था, वहाँ पे विकास हो नहीं पाता था, सरकारों के हाथ बंधे हुए थे। जब हाथ बंधे हुए थे कहीं ना कहीं, तो कुछ भी नहीं, विकास नहीं हो पाता था। जो गवर्नमेंट पैसा भेजती थी, उसका इस्तेमाल जो है वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट, वहाँ का पैसा अपने जेब में रखती थी। ये सब चीज़ें होता था, और एक उनको इन्फ्लुएंस किया जाता था कि गवर्नमेंट आपके खिलाफ है, और इन्फ्लुएंस कुछ वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ थी, और यहाँ की कम्युनिस्ट पूरा समर्थन करते थे वहाँ का। तो कम्युनिस्ट बिल्कुल वेल कन्फ्यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन है करंटली। अगर मैं अपने सिंगल शब्द में बोलूँ तो करंट इन दिस करंट सिचुएशन, कम्युनिस्ट is a well confused organization right now, because they don't know what they wanted to do in the India and what they wanted to do in the world, because उनकी तो ऑर्गेनाइजेशन वो लोग मानते हैं कि वर्ल्ड वाइज हमारी थिंकिंग है। ओके, सो इफ़ यू आर थिंकिंग, अगर मान के चलो कि अगर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाइना में, आप लोग चाइना का विरोध क्यों नहीं करते हो? क्योंकि वो अब गलत कर रहे हैं। उनके यहाँ की मीडिया फ्री नहीं है, उनके यहाँ के लोग फ्री नहीं है, उनके यहाँ की मीडिया फ्री नहीं है, उनके यहाँ भी मुस्लिमों की कोई आबादी जहाँ पे जिनको आवाज़ नहीं निकाल सकता है, कोई बात नहीं कर सकता है, लाइक अजान नहीं पढ़ सकता है, उन्होंने पूरी तरीके से उसको बैन किया हुआ है।
आप लोग कभी क्यों नहीं उसकी आवाज़ उठाते हो? बिकॉज आप आपका हिस्सा है, वो कम्युनिस्ट है, आपको बोलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं अगर कंक्लूजन पॉइंट देखूं, मेरा ये मानना है कि आपको मूवी फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, द कश्मीर फाइल्स। एक चीज़, आर्टिकल 370 इज़ नो मोर। तो उसके लिए सरकार को क्या कर सकती है? सरकार को हम लोग चाहें तो अपने अपने टॉपिक रख के उस सरकार को सजेस्ट कर सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता सरकार को कोई सजेशन चाहिए, बिकॉज सरकार में ऑलरेडी बहुत वेल एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं जो इस चीज़ का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या है कि हमें सुनना है बिल्कुल कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि क्या सही हो रहा है तो उसको सही का सही कहना और गलत को गलत कहना। हर चीज़ गलत नहीं होती है और हर चीज़ सही नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब सही सही होता है, गलत गलत होता है। अब इफ़ आई टॉक अबाउट द एनडीटीवी को हर एक चीज़ गलत लगती है, तो सही क्या लगती है? कुछ तो सही लगती होगी ना, एक बार बोल के दिखाओ। वाई यू नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मूवी? मूवी रिलीज़ होने से 6 महीने पहले आपने द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ होने के 6 महीने पहले आपने बोल दिया था दिस मूवी इज़ बेसिकली प्रोपेगेंडा फैला रही है मूवी। आपने मूवी देखी? विदाउट मूवी देखे आप कैसे कह सकते हैं प्रोपेगेंडा फैला रही है? तो फिर तो पहले आप अपनी सोच आप बदलिए। आप उस चीज़ को पूरी तरीके से देखिए, उसके बाद में आप बात करिए। आपको टॉपिक मिलेंगे। उनका जो एंकर लाइक चीफ एडिटर है रवीश कुमार, अभी रेमन मैग्नेसे अवार्ड मिला उनको। तो उनको रेमन मैग्नेसे अवार्ड क्यों मिला है? जस्ट बिकॉज ऑफ इसके लिए नहीं मिला है कि वो बहुत अच्छी एंकरिंग ये सब चीज़ करते हैं, नहीं। एक सिंगल टॉपिक जो नौकरी का उन्होंने उठाया था, लोगों को नौकरियों में ऑफर लेटर नहीं आ रहे थे, लाइक लोगों की नौकरियां लग गई थी एसएससी सीजीएल वगैरह में और उनको ऑफर लेटर में डिले हो रहा था। उन्होंने उसका मुद्दा उठाया था, जिसका मुद्दा बहुत अच्छे स्तर पे पहुंचा था। इस बेसिस पे उनको बेस्ट उसका पत्रकार का अवार्ड मिला था। उनकी होल लाइफ बेस्ट नहीं गई थी, जस्ट एक टॉपिक सेलेक्ट किया गया था उनका ये, और तब उसके बाद में उनको मिला था। बिकॉज उस समय तक वो गवर्नमेंट के बिल्कुल खिलाफ हो चुके थे, खिलाफ बात हर बात पे खिलाफ कर रहे थे। तो उन्होंने जाके स्टूडेंट्स का मुद्दा उठा दिया था, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। स्टूडेंट्स का मुद्दा, क्योंकि जहाँ पे सब लोग अगर बात करेंगे दूसरी सरकारों के बारे में कुछ भी, लेकिन स्टूडेंट्स का मुद्दा कौन उठाएगा? तो उन्होंने अच्छा किया था। लेकिन टॉपिक जो है उस पे उठाओ, जो चीज़ कहनी चाहिए कहना चाहिए। अगर मुस्लिमों पे वहाँ पे कश्मीर में बहुत बुरा हुआ है, हो रहा है, लोग कहते हैं बुरा हुआ है, ये बात सही है कि हाँ, हर मुसलमान कश्मीर में हर या एक चीज़ बुरा नहीं हो सकता है। तो आप हिंदुओं के बारे में भी उठाइए, आप कश्मीरी पंडितों का टॉपिक भी उठाइए। आप उसकी मूवीज़ बनती हैं तो उनको देखिए कि क्या एक्चुअली रीज़न थे, ये इश्यूज़ कहाँ से क्रिएट हुए। मैंने जो अपना कंक्लूज़न निकाला है, इशू अगर यहाँ पे कहाँ से क्रिएट हुए, सर्वप्रथम कमज़ोर गवर्नमेंट इंडिया में, लाइक वीक गवर्नमेंट। आई विल टॉक अबाउट द वीक गवर्नमेंट की फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं आती है। फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट आने का मतलब भी है कि आप कहीं ना कहीं मानना है कि फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट आती है तो आप अपनी मनमर्जी चलाते हो, लेकिन मनमर्जी आप किस दिन के लिए हो? आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। लेकिन अब आप बात करिए, आप 1989 और 90 में जो ये वाक़या हुआ था, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह गवर्नमेंट थी, जो कम से कम